कुछ अलग सा एक्सपीरियंस बता रहे थे, तो फिर कहा था कि चलो कल बात करेंगे उस पर। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि एक ही जीवन में हमें ऐसा लगा कि मनुष्य जीवन में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे उसका माइंड सेट बनते बनते जब वो 20 के आसपास का होता है, टीन एज में, तो बहुत सारे प्रश्न उसके मन में हो जाते हैं और एक तरह का जीवन जीने का तरीका विकसित हो जाता है। तो जो कमी रह जाती है उसकी पूरी करने के लिए वो पूरी योजनाएं प्रयास करता है। एक बार उसके सोचने के तरीके में फिर 40 साल के आसपास एक परिवर्तन आता है, जब नई पीढ़ी उसके परिवार में तैयार हो जाती है। पहले तो वो स्वयं बच्चा होता है, तो जैसे ही वो बड़ा होता है तो जो अपने परिवार में जिस कमी को देखता है उस कमी को पूरा करने के लिए अपनी तरह से योजनाएं बनाने लगता है और उसको पूरा करने की प्रयास करता है। यदि वो तरीके सही निकल गए तो अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि नहीं हुए तो उस समय तक एक नई पीढ़ी तैयार हो जाती है, वो तो फिर रीसेट होता है उसके माइंड में दोबारा। और वो जो अगर सही तरीका है, जो अपेक्षाएं थी परिवार की, अपनी, निजी और सब में तालमेल बनाते हुए वो पूरा हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर 60 साल के बाद दो तरह की, या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है या तो फिर काम कर गया काम कर गया तो ठीक है। हाँ, ऐसा ही कुछ आप बता रहे थे कि ऐसा ही मेरे साथ जल्दी में ही आपको कुछ क्लिक हुआ। हाँ, तो वही मेरे साथ अभी ये हुआ कि मैंने सोचा जो हमारे जीवन में जो प्रश्न बने होंगे अवचेतन में या पता नहीं कैसे बने, लेकिन वो सब उत्तरित हो गए और मैं फील कर रहा हूं कि जो कुछ भी हमारी अपेक्षा थी सारी की सारी पूरी हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो एक तरह से मुझे नया निर्णय लेने का, देखो काहे के लिए है, नया निर्णय लेने का है कि क्या करें, क्या ऐसे करके एक नया फेस चल रहा है। वो बता रहा था एक नए प्रकार के, कि मैं एक विशेष प्रकार की तृप्ति के एहसास से भर गया। कोई चिंताएं, कोई पीड़ाएं, इस तरह की कुछ नहीं। तो एक तो एक्सपीरियंस हुआ, अब आगे क्या, ऐसा कुछ? हाँ, आगे के लिए अब नए तरह से सोचना ये चालू हुआ कि आगे क्या, तो ये ऐसा मन में आया। तो निश्चित रूप से आगे क्या कि माने ये मन में स्वाभाविक रूप से आता है कि जो जितना बड़ा हमें जितनी कठिनाइयाँ या जो गलतियाँ, हमारी अपनी सोच की गलतियाँ या व्यवस्था दोष के कारण हुए संघर्ष, उन सब को अगली पीढ़ी को ना उस सब से गुजरना पड़े, उसके लिए सहज सरल करना ये मन में आने लगा है कि अगली पीढ़ी को अब वो न करना पड़े उन कठिनाइयों को, और अभी तक के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वो माने जीस्ट रूप में उनको पहुंच जाए। तो ये मन में आ रहा है। तो ये बात आपको पीछे कब क्लिक हुई, मतलब कितने समय? ये अभी 2-3 महीने से, 2-3 महीने से लगातार हो। तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं कि ये कैसे पहुंच जाए, और उसके लिए क्या किया जाए जो कर रहे हैं उससे अलग? अभी कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, वो अभी हम अपने आप को न्यूट्रल डाले हैं, देखते हैं कि क्या कहाँ हमें, देखिए उसको अपने आप को रीसेट करने जैसी बात है ना। बिल्कुल, भाषा संतुलित होनी चाहिए। अब समाज में उतरना है तो भाषा, अभी आप देखते हैं हमारे बोलने में एरोगेंस हो जाता है, कई बार ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाता है। उन सब को अपने आप को प्रशिक्षित करना, उस सब के लिए यही सब मन में आ रहा है कि महीने 2 महीने 4 महीने जितना भी समय लगे मुझे पता नहीं है, और अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए कम शब्दों में, सटीक शब्दों में, सटीक तरीके से ऐसे करें, इसी पे ध्यान जा रहा है। लिखें भी कुछ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें समय लगता है मुझे खुद
काफी समय लगा इस ऐसी स्थिति में पहुंचने में हाँ, कि बिल्कुल। सही शब्दों का चयन, वो एक सही पूरा सही समय पे प्रश्न का चयन, एक तरह से पुनर्प्रशिक्षण की बात है वो। हाँ, दोबारा अपने आप को प्रशिक्षित करना है। यस यस। अभी जैसे सुबह बात हो रही थी तो मैंने जो भागों में बात किया यूरोप और ये मुझे नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए था ह्यूमन और इनह्यूमन। हाँ, उस तरह से हम करते और हैं। उदाहरण में हम भले ही इनको ले लेते, यस यस। लेकिन बाद में रिकॉग्नाइज हो गए। हाँ, बाद में कहो। हाँ, ऐसे होता है। जी जी जी। तो उसमें आशय भी मेरा यही था कि कुछ एक्टिविटीज इनह्यूमन है, टू कंट्रोल अदर्स, टू ऑक्युपाई अदर्स, इनह्यूमन एक्टिविटीज हैं। और इसकी एक श्रृंखला होती है, एक कार्य कारण, माने एक करेगा तो वो दूसरा दूसरे को करेगा, ऐसे करके चलता है। तो समाज में और पूरे देश में अव्यवस्था फैलती है। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो सुख की एक श्रृंखला है। मैं सुखी होऊंगा तो परिवेश को सुखी करूंगा, वो अपने परिवेश को सुखी करेंगे तो उसकी एक श्रृंखला है। तो अभी हम हमारे जो भारतीय, जो हमारे विश्व के संविधान है, वो अभी इनह्यूमन ग्राउंड में, जहां कंट्रोल करने की मानसिकता है, उससे बने हुए हैं। कंट्रोल करने में तो कोई व्यक्ति चाहिए, तो फिर कोई प्रधानमंत्री भी चाहिए, तो कोई सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर चाहिए। ये मेरे कहने का आशय। तो इनह्यूमन एक्टिविटीज को ही के आधार पर ही ज्यादातर संविधानों की संरचना है अभी। जी जी। उसको ह्यूमन ग्राउंड में आना पड़ेगा। सही बात है। अगला कदम तो वही होगा। वही होगा। जी जी। तो इसी वाले एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे थे? जी हाँ, ठीक है, ये तो सही है। और कुछ बोलना चाहें इसी वाले सवाल पर, मतलब इसी को कंटिन्यू करते हुए, जो भी कुछ आता हो दिमाग में? ये मेरे दिमाग में आया आपसे बात करते करते कल से आज तक। हाँ, ये जैसे तो मुझसे बात कर ली, ये हो गया। क्या इस तरह के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहेंगे जहां पे निरंतर डिस्कशन चलते रहते हैं, ताकि आपकी ये प्रैक्टिस वहां पे हो जाए उनके साथ? हमारे पास तो निरंतर ही है, बहुत बच्चे रहते हैं, तो ये हमारा अध्ययन का क्रम तो चलता ही रहता है। कल से तो 24 घंटे हो जाएगा। कई बार क्या रहता है कि जो थोड़ा अभी सीखने के कगार पर हैं, वो कई बार हल्के क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। तो आदमी को उस वाले प्रशिक्षण का नहीं मिलता, जबकि कोई उसी लेवल पे पहुंचा हुआ आदमी जब बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल पसंद करेंगे। हम तो इसी के लिए है ही हैं। तो हमारे पास, देखिए, हमारे पास अपने लिए हमारी आर्थिक एक्टिविटीज हमारी ऐसी सेट हो गई हैं कि उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक में, ऑटोमेशन में आ गई हैं। जी जी। हमारी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स कुछ है नहीं, वो काफी सीमित हैं और पूरी हैं। बच्चों का सब काम बढ़िया अच्छे से चल रहा है, बच्चे स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और अपनी सही दिशा में है, ये मेरे लिए आश्वासन है। बाकी अपनी तरह से वो उन्नति करेंगे तभी उनको तृप्ति होगी। तो हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे, ना उनको अपेक्षा है, ना हम ऐसा सोचते हैं। वो अपना कमाएंगे। बिल्कुल जुड़ना पसंद करेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे पास एक ऑनलाइन ऐसा मंच है, तो उसमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता, नहीं तो आने जाने में बहुत समय खर्च होता है, मोबाइल के थ्रू। और वो उसमें कई जगह से लोग जुड़ जाते हैं, उसमें 50 लोग भी जुड़ जाते हैं, 1000 लोग भी जुड़ जाते हैं। मतलब जितने हमारे उस चैनल की रीच होगी, उस समय से, उस हिसाब से लाइव लोग उसमें उस डिस्कशन में भाग लेते हैं। कोई दो लोग ही आपस में बात करते हैं, या एक आदमी को ही उनको अपना कोई विषय रखने का मौका मिलता है, और फिर उस पर बाकी सब लोग प्रश्न पूछते हैं एक एक करके, और उनके वो जवाब देते हैं। तो इससे क्या रहता है कि एक तो ये डिस्कशन की कल्चर जो है वो लोगों में जाती है, और जो लोग ऐसा चाहते हैं उन्हें ये फैसिलिटी मिल जाती है। नहीं तो वो भी अपने वहाँ एक एक करके सारे दिन ऐसे निकलते रहते हैं, उन्हें भी ये डिस्कशन का माहौल है ये नहीं मिलता। तो इसमें जो उन्नति होनी चाहिए वो नहीं होती है ना। हाँ, विचार का अभ्यास नहीं होता, और कितने सारे तरह तरह के लोग कितने तरह से सोचते हैं, इसका अनुभव नहीं होता। क्योंकि फिर आदमी एक मोनोटोनस हो जाता है ना, अपने हिसाब से चलता रहता है।
अपने खुद ही प्रश्न पैदा करता है, खुद ही आंसर करता है। तो उसे ऐसे प्रश्नों को पता ही नहीं चलता कि जो दूसरे लोगों के दिमाग में उठ सकते हैं, हमारे मन में उठ रहे हैं। तो वो मामला ज्यादा गहराई वाला हो जाता है, ज्यादा वाइड हो जाता है। आदमी का जो अनुभव है वो अपने तक ना सीमित रह के और लोगों के अनुभवों को भी वो एकोमोडेट करने लगता है कि अच्छा हो, ऐसे भी सवाल हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, और इस तरह से भी इस बात को देखा जा सकता है। तो इस तरह का है। तो मैंने आपके प्रपत्रों का अध्ययन किया। हाँ जी जी, इसमें मुझे कुछ कहना है। हाँ कहिए सर। इसमें ये कहना है कि अभी यह मुझे किन्हीं किन्हीं विषयों में दुविधाजनक, अंतर विरोधी, आर पार दृष्टि का अभाव महसूस हुआ। कुछ विचार जैसे दुविधाजनक लगे, जैसे आपने भी जीवन मनुष्य को जीव माना है। हमारे जितने भारतीय आध्यात्मिक वाङ्मय हैं उनमें भी जीव माना गया है जी। तो अगर हम मनुष्य को जीव मानते हैं, माने पशुओं की एक प्रजाति मानते हैं। जीव से मतलब पशुओं की प्रजाति नहीं। हाँ, तो उसको क्लियर करना चाहिए। हाँ, जीव का मतलब रहता है जीवन। हाँ, जिसमें ऐसा जीवन है जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो हाँ, जीव है। तो वो पशु पक्षी भी हैं, मनुष्य भी। हाँ, तो वो मनुष्य है, पशु पक्षी भी है, दोनों सेम हाँ, है। मतलब सारे उस तो मामले में उसका रिजल्ट वही आएगा जो वो कह चुके हैं। आप नया कुछ भी स्थापित नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान आकर्षण इसमें करना नहीं। लेकिन उनके फिर अलग अलग नाम है ना। वो जैसे उसको पशु बोलते हैं, उसको पक्षी बोलते हैं, इसको मनुष्य बोलते हैं। वो कुछ भी करिए, रिजल्ट वही आएगा। तो कैटेगरी है। हाँ, इसमें आपको अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा कि पशुओं की वैरायटी मनुष्य नहीं है, मनुष्य एक अलग प्रजाति है। हाँ, अलग ही प्रजाति है। अब देखिए, दो बातें हो गई, ये दुविधा है आपकी। नहीं, वही तो आप नहीं सुन पा रहे हैं मेरी बात। जी बताओ। इस धरती में 4 प्रकार की चीजें हैं। पदार्थ, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। दूसरा, प्राणकोशीय संरचनाओं की चीजें हैं, जो रेस्पिरेशन करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं और स्पंदन करती हैं। ठीक है। तीसरी वे चीजें हैं जिसको कहते हैं पशु जीव जंतु, पशु पक्षी, जो बॉडी के अकॉर्डिंग उनका जीवन चलता है। ठीक है। भूख लगी तो उसको कैसे करना है, यहाँ पर काम करेगा। बगल वाले मुर्गे को हलाल किया जाए, उस मुर्गे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको अभी बॉडी के आधार पर जीवन चलता है। और एक चौथी प्रजाति है इस धरती में जिसका नाम मनुष्य है, जो जीवन के आधार पर बॉडी को चलाता है। ठीक है। तो ये अलग प्रजाति नहीं मानेंगे तो आप नए दर्शन को स्थापित कर ही नहीं पाएंगे। ये आपका ध्यान आकर्षण करवाना था। दूसरी दुविधा, ये दुविधा है आपकी। ओके। इसको क्लियर करना। आप इसको दूसरी चीज जो मुझे आपके दर्शन में जो छेद नजर आ रहा है, या मनुष्य एक अलग प्रजाति है और अलग काम के लिए ही उसका इस धरती में आगमन हुआ है। यह भौतिक विज्ञान भी इसको पशुओं की एक वेरी सोशल एनिमल मानता है, और जितने आध्यात्मिक वो भी वही मानते हैं। अगर वहां पर आप मानते रहे तो कोई रिजल्ट बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट वही होता है जो बेसिक उसमें होती है। दूसरी दुविधा, आर पार दिखाई न देना। जहां पर पारदर्शिता का अभाव दिखा मुझे, वो पारदर्शिता का अभाव ये दिखा कि यदि हम नहीं लाओ, ये अभाव दिखा कि यदि हम स्पष्ट रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं, जिसको वो चेज करता है पूरे जीवन भर, उनको और चेज करने का एक साइकोलॉजिकल, उसके उम्रगत एक ढांचा होता है, वो क्लियर नहीं करेंगे, आर पार नहीं देखेंगे, तो व्यवस्था का सूत्र नहीं हो पाएगा। किस उम्र में क्या पढ़ाना है, क्या उसके सामने कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट करनी है, किस प्रकार का वातावरण बनाना है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे उसमें। तो उसके मनोवैज्ञानिक तृप्ति का जो साइकोलॉजिकल वो होता है, उसका एक क्रोनोलॉजी होती है। जन्म लेते ही बच्चा वो चीजें नहीं चाहता है जो मरने वाला आदमी चाहता है, उसके बीच में एक पूरा क्रम होता है। उस क्रम का बिल्कुल अभाव है इसमें, जो बेसिक स्ट्रक्चर।
उसको समझे बिना, माने अब इसको मैं सरल शब्द में कहूं कि अगर हम मनुष्य को नहीं समझते हैं तो हम मनुष्य के लिए व्यवस्था कुछ नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मनुष्य को समझना पड़ेगा, और मनुष्य पशु नहीं है, पशु की एक प्रजाति नहीं है, बिल्कुल अलग प्रजाति है, अलग काम के लिए आई है। यस, ये जीवन के आधार पर शरीर चलता है, वो शरीर के आधार पर जीवन चलता है, दोनों अलग है बिल्कुल। अभी ये मेरा ध्यान गया इसमें आपका। नहीं तो इन दो बातों में तो केवल टर्मिनोलॉजी का ही अंतर मैं देख पा रहा हूँ। आप जो अर्थ कर रहे हैं वो उसी अर्थों में हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें केवल टर्मिनोलॉजी का अर्थ तो है। आप जीव से मतलब ऐसा समझते हैं जैसा आप बता रहे हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जीव का मतलब वैसा समझते हैं जैसा आप कह रहे हैं कि भाई मनुष्य मतलब एक अलग प्रजाति है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि जीव दो तरह के होते हैं। ये तो एक मनुष्य जैसा होता है और एक पशु पक्षी जैसा आप बता रहे हैं वैसा होता है। वो सब परिभाषाएं हो चुकी हैं। हाँ, ये सब हो चुकी हैं, टर्मिनोलॉजी ही है। वो सब हो चुकी हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, उसकी नहीं बता रहे हम। यहाँ पे रिजल्ट से मतलब नहीं है। रिजल्ट से तो मतलब है कि जो आप आगे करेंगे, मतलब करने का रिजल्ट आता है। जो आप करते हैं परिणाम उसका आता है। तीसरा जो आपका अंतर्विरोध है, यदि हम जीवन को बॉडी का एक हिस्सा मानते हैं, जिसे जीवन शब्द कहते हैं आप, लेकिन मैं ही आपसे प्रति प्रश्न पूछूं, जीवन क्या है? हाँ। उसका अगर स्पष्ट स्वरूप नहीं है तो हर बॉडी अपने आप को जीवन मान लेगी। बॉडी की आवश्यकताएं अलग होती हैं, जीवन की अलग सकती हैं। बॉडी की आवश्यकताएं हैं खाना पीना, वस्त्र, सुरक्षा, फलक्षा। जीवन की आवश्यकता है स्नेह, करुणा, वात्सल्य, ममता, प्यार, विश्वास, है ना। वो बॉडी से उनका रिलेशन नहीं है, तो आप ये अलग अलग डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो हम हरदम गलती क्या होती है इसमें कि जीवन में जो मूल्यों से भरता है उसको वस्तुओं से भरने की कोशिश करते हैं, और फिर इसमें भी टर्मिनोलॉजी का ही मैं वो देख रहा हूँ। हालांकि ये तो छोटी पुस्तक है, इसमें सब कुछ नहीं मिलेगा। टर्मिनोलॉजी भी अगर माने सही अर्थ नहीं देती है तो लिख काहे के लिए रहे। और ये टर्मिनोलॉजी वो यूज करी है मैंने जो भाषा कोश में है। कौन सा भाषा कोश? जैसे भाषा कोश विकसित होता की बात है तो हिंदी का भाषा कोश। हाँ, भाषा का कोश हरदम अधूरा रहता है। जब कोई नया दर्शन आता है तो अपने भाषा कोश सहित आता है। वो नहीं कह रहा हूँ। अगर भाषा कोश नहीं है तो दर्शन नहीं आएगा। हाँ। तो उनको पहले डेफिनेशन लिखना पड़ती है। जैसे संविधान लिखते हैं तो पहले एक डेफिनेशन लिखते हैं कि इस शब्द का इन अर्थों में आगे प्रयोग किया गया है। यस। तो उसको अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वो तो पुस्तक में मिलेगा ना आपको। ये तो इंट्रोडक्टरी पुस्तिका है। अच्छा। अब इसमें शब्दकोश देंगे तो 10 पेज तो शब्दकोश के ही हो जाएंगे फिर। हाँ, ये तो इंट्रोडक्टरी है और उस भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो अमूमन लोगों के बीच में प्रचलित है, क्योंकि वो इसे अपनी भाषा में ही समझेंगे ना। हाँ। अगर इसमें जब वो डिटेल में जानना चाहेंगे तो फिर वहाँ है कि वहाँ जीव का मतलब क्या है। और ये जो आपने बताया कि एक जीवन बताया, एक बॉडी बताई, इसका भी है कि वहाँ हमारे 4 स्तर हैं। एक शारीरिक स्तर है जिसे आप बॉडी बोल रहे हैं, बॉडी स्तर का। एक मानसिक स्तर है, एक भावनात्मक स्तर है जिसे आप स्नेह, प्रेम और ये सब बोल रहे हैं। एक आत्मिक स्तर भी है। तो ये चारों प्रकार की विशेष हैं हमारे अंदर, चारों प्रकार की इच्छाएं होती हैं। और जब हम लोग जीवन बोल रहे हैं तो सारे को जीवन बोल रहे हैं। जीवन माने इंक्लूसिव, माने बॉडी भी उसके अंदर आती है। तो ये केवल माने आपके उसमें जीवन माने बॉडी खत्म हो गई तो जीवन खत्म हो जाएगा। हाँ, ये सब बिखर गया ना। अगर इसमें से कुछ भी प्रमुख चीज बिखर जाती है, प्रमुख आंशिक जो है वो तो हटने से भी वो चीज प्रमुख इसमें क्या है? प्रमुख जैसे आप बोलो हार्ट है। हाँ, मान लीजिए माइंड बिखर गया तो जीवन खत्म। हाँ, तो फिर उसका जीवन कोई जीवन नहीं रह जाता। वो ऐसे समझो कि जैसे पेड़ पौधा टाइप का हो गया या एक कोमा में गया हुआ आदमी। हाँ, वो हो गया, बस काम खत्म हो गया उसका। हाँ, जो उस जीवन में जिसको प्रमुखता की बात कर रहे हैं, जो उस जीवन का अध्यक्ष है, वो न्यूट्रलाइज अगर हो गया, यही मार्क्स की मैटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है। इस शरीर में ही एक चेतना के रूप में विकसित हो जाएगा, उस वाले को आप लेके चल रहे हैं। हाँ। उससे वहीं पहुंचेंगे जहां तक मार्क्स पहुंचा था, और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप। देखिए, मार्क्स अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ होता, 8वां ऋषि होता वो,
वो नहीं कर रहे हम मार्क्स इसमें तो डिस्कशन करना पड़ेगा ना। हाँ, ये बात मैं बता तो रहा हूँ। देखिए, जो यदि इसको फिर मौलिक दर्शन नहीं कह सकते, यदि आप अवधारणाएं आपको स्पष्ट नहीं है तो मौलिक चीज नहीं है वो आपकी, चुराई हुई है, उधार की हुई है, जोड़ी तंगोड़ी हुई है, और उसके रिजल्ट वही आएंगे जो पहले आ चुके हैं। नहीं, इस चीज को हम थोड़ा ऐसे करके देखें ना, जैसे उदाहरण के लिए कि एक ही अवधारणा में भी बहुत सारे फेरबदल होते हैं बाद में, क्योंकि नई खोज होती है। लेकिन मूल रिजल्ट देखिए, जैसे मार्क्स की मूल तो अवधारणाओं में मूल तो दो ही है ना। मूल दो से अलग कुछ हो नहीं सकता। या तो आत्मा अलग होगी, शरीर अलग होगा। अवधारणा या तो एक ही होंगे। तीसरी कोई अवधारणा संभव मैं बता रहा हूँ कि आपको अवधारणाओं में क्या फर्क पड़ता है। मार्क्स के बाद बहुत सारे फिलोसफर्स उस अवधारणा को अलग अलग तरह से पेश किए, लेकिन रिजल्ट क्या आया? ओवरऑल रिजल्ट, कोई व्यवस्था कहीं नहीं बनी, दूसरे का भी कोई रिजल्ट नहीं है। हाँ, कहीं व्यवस्था रिजल्ट इसीलिए नहीं है ना। दोनों ही है। एक तो इतनी गरीब हो गई, जो आत्मा को अलग मान के और बॉडी को अलग मान के इतनी गरीबाई में चली गई, और इतने चली गई, इतने दास्ता में चली गई। देखिए उसका रिजल्ट देखिए क्या। हाँ, उसका रिजल्ट भी वही हुआ। वो मठ बने हैं, उनके भी खराब है। तो फिर वही तो यही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं जो कह रहा हूँ। अब आप कोई थर्ड कोई अवधारणा दीजिए। बता तो रहा हूँ, आपके पास धैर्य हो सुनने का, आप अपने अहंकार से आप थोड़ा ऊपर उठ पाए कि आपने सोच लिया, आखिरी सोच लिया, आप धरती के अजूबे व्यक्ति पैदा हो गए हैं, तो हो गए हैं तो करिए जो करना है। लेकिन समझिए उसको जो मैं कहना चाहता हूँ। बताइए। इस शरीर को ही चेतना मानकर पूरा भौतिकवाद खड़ा है और सर के बल खड़ा हो गया। वो वस्तुओं के बंटवारों से ज्यादा, समान बंटवारों से ज्यादा कहीं नहीं जा पाया। और दूसरे जो जीवन को अलग माने हैं, शरीर को अलग माने हैं, केवल जीवन में चले गए, वो मठ मंदिर बने हैं और सब ढोंग ढचूर का अड्डा बन गए वो। ठीक है ना। वो भी कोई व्यवस्था नहीं बना पाए। व्यवस्था बनेगी ही तब जब हम जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव को मानेंगे और उसकी मनोवैज्ञानिक तरीके से, जो मैं पहले कह चुका, उसका विश्लेषण करना सीखेंगे। वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जब करना सीखेंगे तो शरीर की आयु के साथ में मन में क्या परिवर्तन होता है और मन के परिवर्तन का शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, इन दोनों का जब प्रॉपर अध्ययन होगा तब जाके निकलेगा कि मानव की मूल आवश्यकता क्या है। मुझे ऐसा समझ रहा आप मार्क्स की बात कर रहे हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मार्क्स की थ्योरी है। आप ना तो इसके माने मार्क्स को भी नहीं जानते हैं। नहीं, वो देखो, इसके माने मार्क्स को भी नहीं आप पढ़े हैं। कैसे मैं समझ रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। या तो टर्मिनोलॉजी का अंतर है कि आप कुछ कह रहे हैं, मैं मार्क्स कहता है कि चेतना किसमें आने दो। मार्क्स कहता है कि चेतना ही माने जो भौतिक वस्तु है वो चैतन्य वस्तु माने वही चैतन्य, बॉडी ही चैतन्य है, उसका ऐसा कहना है। मास ही चैतन्य में परिवर्तित हो जाता है। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ आपसे, आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों कह रहे हैं कि चेतना का एक स्तर में शरीर में या इसमें संसार में प्रभाव पड़ता है, मैटर में प्रभाव पड़ता है, और मैटर का इसमें दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। नहीं, मैं समझ नहीं रहा इस बात को, थोड़ा सा ऐसे करके समझाओ। एक तो ये बॉडी हो गई। अब आप जिसे वो जीवन कह रहे हैं, को जीवन कह रहे हैं, वो भी, और दूसरे लोग वो भी कोई नहीं कह रहे हैं, वो तो कह ही नहीं रहे हैं मार्क्स। नहीं, वो ये नहीं करेंगे इसी में जीवन उद्भूत हो रहा है। हाँ, यही कह रहा है कि यही चैतन्य में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो ये जो जिस चैतन्य में कन्वर्ट हो जाता है, आप उस चेतन को क्या कह रहे हैं? मतलब हम कह रहे हैं वो अलग वस्तु है, तो ये नहीं है वो। हाँ, तो वो जो आप अलग वस्तु कह रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? आपको पहले बताया कि परमाणु में 2 प्रकार के परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं। परमाणु मतलब यही वाला परमाणु, यही भौतिक परमाणु, माने यही नहीं है, ये तो सेल है। वही बात। इसके अलग कौन सा परमाणु है? ये संसार पूरा परमाणुओं से ही है। ये इसमें जिसको ऊपर हाथ रखा ये सेल है, ये सेल बना है परमाणुओं से। हाँ, तो परमाणु माने बेसिक से अणु से अणु बना, परमाणु से। हाँ, यस वही बात है ना। इसीलिए टर्मिनोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। टर्मिनोलॉजी आपके पास कोई टर्मिनोलॉजी से परमाणु बना देते हैं, ऐसा करके बना, वो अणुओं से परमाणु बना देते हैं। अरे ये लीजिए, मैंने कब तक नहीं, कल भी आप कह रहे थे, इसलिए मैंने कल भी किया था। तो परमाणुओं से अणु बनते हैं, अणुओं से यौगिक बनते हैं, यौगिक 2 प्रकार के भौतिक और रासायनिक बनते हैं। ये रासायनिक संरचना, भौतिक रासायनिक संरचना है। अब जो जिस कॉन्शियसनेस की आप बात कर रहे हो चेतन की, वो किससे बना है? वही वो परमाणु में एक और परिवर्तन हो रहा है। उसमें 3 प्रकार की गतियां हैं। वर्तुलात्मक गति है, स्पिन मोशन है। जब उसका कंपनात्मक गति
वर्तुल मोशन से ज्यादा हो जाता है, वो जीवन परमाणु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसी के अंदर ना, अंदर और बाहर क्या है वही हो जाता है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, अलग वैरायटी है। नहीं देखो, कॉन्शियस मैटर और फिजिकल मैटर, फिजिकल मैटर दो अलग अलग हो गए वो। दो वर्ग है। एक इसको मैं थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक तो ये बॉडी बन गई, एक तो इसका प्रोसेस है। अरे बॉडी रचना है भाई। आप वही स्थूल स्तर पे आ गए ना, परमाणु के स्तर पे सूक्ष्म स्तर की बात हो रही है। देखो, वहां पे 3 तरह की आप बात कर रहे हैं कि 3 तरह की गतियां हैं। हर वो परमाणु तो हर परमाणु में। हाँ, अब वो हर परमाणु में जो 3 तरह की गति हैं, वो आगे 3 तरह से आगे जा रहा है। एक चला, आपने जोड़ दिया, ये आपने जोड़ दिया, अपने मन से जोड़ दिया। देखिए यही समझने एक देखिए एक आप आप तो थोड़ा सुन के ना एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं। नहीं, एक सेकंड देखो, पूरा सुन लीजिए, पूरी बात नहीं पूरा तो सुन लिया क्वेश्चन क्या है। है आपका? क्वेश्चन यही है, इन्होंने कहा कि भाई पीछे से 2 अवधारणाएं चली आ रही हैं, और जो अवधारणा जैसी होगी उसका रिजल्ट जो आ रखा है वही बार बार आएगा अगर अवधारणा सेम रहेगी। और 2 अवधारणाएं ये पहले की बता रहे हैं कि एक मार्क्स की अवधारणा है जो कहता है कि शरीर में ही जीवन उद्भूत होता है। इसको भौतिकवाद भौतिकवाद कहते हैं। हाँ, तो उसको आपने नाम दे दिया भौतिकवाद। हमने नहीं दिया, वो पहले उन्हीं ने दिया है। सर, हम और आप तो इसी नाम से समझते अरे हैं। नहीं भाई, उसने अपनी फिलॉसफी का नाम दिया है। अधिकार है नाम देने का, जिसने नाम दिया उसको ठीक से क्रेडिट करने की जरूरत है। हाँ, ये परंपरागत नाम है। भाई उन्होंने दिया भौतिकवाद, आप उसको भौतिकवाद के ना 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 ना, जो उन्होंने वो ही दिया, कहते उसी हैं। से पहचान लिया। हाँ, तो वो वही बता रहा हूँ। और वो पूरा भौतिकवाद भी नहीं कहते, वो कहते हैं डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ओके, तो ये हो गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अच्छा, एक वो दूसरी अवधारणा बता रहे हैं कि जिसमें जो कॉन्शियसनेस है वो अलग है और बॉडी अलग है। अध्यात्मवाद। हाँ हाँ, आदर्श। तो चलो वो नाम अभी आप दे रहे, क्या नाम दिया? रहस्यात्मक अध्यात्मवाद। ओके, तो वो कह रहे हैं कि रहस्यात्मक अध्यात्मवाद में जो आत्मा है वो अलग है। तो उसमें 2 सिद्धांत है, पहले बता देता हूँ। ऑब्जर्वेबल फैक्ट है, मैटर है और चेतना है। दोनों को ऑब्जर्व किया है मानव जाति ने शुरू से। ठीक है, चेतना कॉन्शियसनेस को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैटर को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक दर्शन का पूरा जो ग्रुप है वो बोल रहा है कि चेतना से मैटर पैदा होता है। ये वो तो स्टार्ट वाली बात होगी, मतलब स्टार्ट फिर जो भी है, हाँ, उसको कैटेगरी में रखा, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद। दूसरा है जिसको मटेरियलिज्म या भौतिकवाद कह रहे हो, बोला कि जो पदार्थ से कॉन्शियस। हाँ जी जी जी। आप इंटरप्ट बहुत करते, बात कैसे होगी इसमें? कोई कुछ बोल रहा है उसको पूरा होने दिया करें। ओके, फिर आप पूछ लीजिए ना, हमें कोई बारी बारी भाग थोड़ी जा रहे हैं। तो भौतिकवाद किसे बोल रहे हैं? जो जिसका प्रपोजल है कि मैटर के अंदर ही कोई प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस, यानी मैटर से ही चेतना पैदा होती है। ठीक है। यहाँ पे दूसरा है कि मैटर भी एक प्रॉपर्टी, पदार्थ भी एक चीज है, और जो कॉन्शियसनेस है वो एक अलग एंटिटी और अन्योन्य आश्रित हैं। ये दोनों एक दूसरे साथ से पैदा नहीं होते हैं। इस बात को इधर बोला गया, ये इस डिफरेंस को समझने की जरूरत। ओके, तो यही थोड़ा बताइए कि ये किस पर आरूढ़ है जो जीव आप बता रहे हैं? अब वो बताएंगे, चैतन्य जो बता रहे हैं वो किस पर बेस है? अभी आप ये आप दे चेतना दीजिए और चैतन्य में अंतर नहीं करते, यहाँ पे हम करते हैं। पूरी बात होनी है हमारी, ज्यादा बेहतर शब्दों हाँ में जी जी जी, बताएंगे। मेरे पास शब्दों का अभाव हो जाता हाँ नहीं वो ठीक है, थोड़ा बताइए क्योंकि पहले चेतन उसके भी पृष्ठभूमि में चलते पहले। हाँ, ये आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं? एक ये तरह क्या से चल रहा है? रिकॉर्डिंग कर हाँ, रहे हैं ना? रिकॉर्डिंग कर। क्यों कर रहे हैं रिकॉर्डिंग? एक्चुअली हम लोगों के पास चैनल है पूरा, और हम लोगों का ये एम है कि दुनिया में जो बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी चीज़ों के मामले में, तो वो लोगों के पास में पूरे उनके ही जिनके वो सिद्धांत हैं उनसे स्पष्टीकरण होके पहुंचे हैं, ताकि उसमें जो भी सही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी पहुंचे कि भाई ये बात सही है, वो भी समझें, तो सही का प्रचार हो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो जिस चीज़ में कमियां हैं, गलतियां हैं, वो भी सामने आए कि इस सिद्धांत में ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं, ये यहाँ जाके रुक जा रहा है, या यहाँ पे इसमें आगे द्वंद्व दिख रहा है या कमी दिख रही है, इस प्रकार के स्पष्टीकरण हो। तो आप तो अभी इस इंटरव्यू में आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? किन किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं? अभी उनसे इसी मुद्दे पे बात हो रही थी। ये बात वही कह रहे थे कि इस दुनिया में अब तक लगभग 2 अवधारणाएं, दार्शनिक बात होगी, मैं दार्शनिक ही कर रहा हूँ। आप जो है, क्योंकि दर्शन भी बहुत सारे घूम रहे हैं ना। नहीं वो तो घूम रहे होंगे समाज में, वो तो सही बात है। मैं बोल रहा हूँ आप जो अब आप और हमारी बात हो रही है ना, मुझसे आप किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं और उसका प्रयोजन क्या है, ये स्पष्ट कर दीजिए, फिर मैं उस अर्थ में बात करूँ। जी जी, आपसे मैं यही पूछना चाहता हूँ कि मूलतः जो है दर्शन वो क्या कहता है कि जो मनुष्य है एक्चुअल में ये है क्या चीज, या कितनी चीजों का जोड़ है, या
एक में से ही कई सारी चीजें निकली हैं, ऐसा क्या है इसकी रियलिटी क्या है? तो इसके अंदर इसके जो मूल तत्व हैं, है ना, उस मूल तत्वों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसमें आपको पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। इसकी हमारी बहुत सारी पुस्तकें भी पब्लिश्ड हैं और शिविर भी है, शिविर में आप आए हैं उसके अंदर। तो ये इंटरव्यू का सेंस फिर उसके बाद बनता है। आपके साथ तो उसके बाद ही ज्यादा बनता है, क्योंकि फिर मेरी पूरी बात का एक विधिवत जो प्रस्तुतियां हो चुकी होगी, फिर उसके रेफरेंस में आप क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। जी जी जी। तो क्या रिकॉर्डेड, इसलिए मैंने सोचा था कि हर रोज की जो क्लास होगी और शाम को उस दिन से संबंधित कोई सवाल उठेंगे तो वो मैं पूछ के रिकॉर्ड करूंगा। नहीं, रिकॉर्डिंग तो मैं करूंगा आपके साथ केवल शिविर के पूरा होने के बाद। ओके, ठीक है, तो तब करेंगे। क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन पे बात नहीं हुई होती है ना। ठीक है। तो मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आप हमारी पूरी बात को सुन लीजिए अच्छे से। जी। हमारे जो भी तर्क हैं उनको आप देख लीजिए, फिर उसमें आपको जो भी क्योंकि आप समीक्षात्मक बात करना चाहते हैं, जी, तो उसके बाद की जाए। हाँ नहीं, ठीक है, मुझे है ना, वही उचित रहेगा। बिना सुने अगर आप समीक्षा करेंगे मैं एक सेंटेंस पे एक उस पे, तो वो आपको भी ठीक नहीं लगेगा, मेरे को भी ठीक नहीं लगेगा। मुझे ये अच्छा लगा कि इनके अंदर क्यूरियोसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। इनकी प्रॉब्लम ये है कि वो जो ये जानते हैं उसके बारे में भी क्लियर नहीं, तो ठीक है, वो एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो जाती है। ठीक बात है। तो जैसे कोई चीज है भाई जो मतलब उसको अन्यथा ना लीजिएगा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम एक सेट टर्मिनोलॉजी होती है जिसके उसके डेफिनेशंस होती हैं, उसको बोले तो हम कम से कम एक प्लेटफॉर्म में रहें। जैसे भौतिकवाद कहें तो भौतिकवाद वेल डिफाइंड, वेल एक्सप्लेन्ड, और उसका रिजल्ट आ गया है, सब कुछ है। जी। तो उसमें तो कम से कम सहमत हो तो आगे वाली बात प्लेटफॉर्म में। हाँ नहीं, जैसे इस मामले में मैंने इनसे ये वो तो होगा ही बाद में, है ना। हमारी बात ये होता हो गया कि ये जो इंटरव्यू मैंने से पूछा भाई इसका प्रयोजन क्या है, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी। अब मैं बहस तो कैजुअल बातचीत गपशप अलग चीज होती है, पर आप रिकॉर्ड करने चले गए, अब ये एक फॉर्मल चीज हो गई। ये ट्रांसमिट होगा, तो अभी इनके चैनल से ट्रांसमिट होगा। अभी तो इसको अब मैं चाहता हूँ कि पहले आप पूरा शिविर करिए, फिर समीक्षात्मक बातें करिए। जी।